नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय में, जो संबद्ध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इस कोर्स के तीसरे मॉड्यूल जिसमें हम लोग हैं, उसका टाइटल है लैंड सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ इंडिया, जिसके अंतर्गत परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी, रैयतवारी और तालुकेदारी रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस तीसरे मॉड्यूल के दूसरे व्याख्यान में, जिसका टाइटल है लैंड सिस्टम इन इंडिया अंडर द कंपनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट। जिसमें हम लोगों ने पिछले जो व्याख्यान रहा उस व्याख्यान में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब वो एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लेती है, उस बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए उसने क्लाइव और बाद में उसको रेगुलेट करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को भेजा गया। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में जो भूमि राजस्व व्यवस्था थी, चूंकि उस समय भूमि या कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी और कृषि पे ही सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। कृषि से ही उद्योग से, कृषि से ही हस्तशिल्प था, कृषि से ही साम्राज्यों की आय थी। इसलिए भूमि से राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसको परमानेंट बनाने या उसको अगर हम देखें इस तरह की व्यवस्था में बदलने की कोशिश करना जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो सके, उसके लिए उसने तमाम अपने अधिकारियों को नियुक्त किया, जो अधिकारी भारत में कंपनी के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं में कार्यरत थे, जो व्यवस्थाएं कंपनी को अधिकतम लाभ और भूमि राजस्व व्यवस्था को सुधार सकती थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा पिछले व्याख्यान में लॉर्ड क्लाइव को। उसके बाद हम लोगों ने पहले जो व्याख्यान था तीसरे मॉड्यूल का, उसमें हम वारेन हेस्टिंग्स को हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि वारेन हेस्टिंग्स किस तरीके से अपने अधीन अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं विकसित करता है। जिसमें से अगर हम लोग मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें तो हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय एक ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, फिर कलेक्टर्स की नियुक्ति की जिलों में, जो कि टैक्स कलेक्ट कर सकते थे या उन पर निगरानी रख सकते थे। फिर जमींदारों को जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसमें उसको मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया। इन पे निगरानी रखने के लिए प्रांतीय जो समितियां थी उनका गठन किया गया। इसके साथ ही साथ जो सबसे सर्वोच्च अगर हम देखें रेवेन्यू कमेटी जो कलकत्ता में थी, उन सबको उसके अधीन रखा गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार थे वो उजागर होते चले गए और इस भ्रष्टाचार के चलते ये ठेकेदारी व्यवस्था किसानों का तो भला नहीं कर पाई और ना ही भारतीय कृषि का, बल्कि उसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया और ये मालगुजारी व्यवस्था कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फलदायी साबित नहीं हुई। इसको ठीक करने का एक और प्रयास किया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1776 ईस्वी में, जब वो एक वर्षीय योजना लेके आते हैं। लेकिन वो योजना भी पूर्णतया जो है वो उतनी प्रभावकारी साबित नहीं हुई और किसानों और जो मालगुजारी वसूलने की जो व्यवस्था है वो कंपनी के पास परमानेंट बनी रही। इन परिस्थितियों में जबकि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है भारत में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रह गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। और उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, चाहे वो कृषि व्यवस्था हो या रेवेन्यू व्यवस्था हो या मालगुजारी व्यवस्था हो, एक व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये 1786 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आए और इनको ये काम दिया गया था कि जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो अव्यवस्था फैली है या इनके पूर्व जो अव्यवस्था है, खासतौर से मालगुजारी प्राप्त करने में, भारतीय कृषि व्यवस्था या भारतीय कृषि उत्पादन व्यवस्था को ठीक करने में, उन सबको ठीक करें या उनको व्यवस्थित करें। इसी उद्देश्य से 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा गया। भारत में अगर हम देखें जो अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व जो कृषिगत व्यवस्था थी, वो व्यवस्था एक अपने आप में बहुत ही एक समृद्ध व्यवस्था के तौर पे दिखाई देती है। खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उन अर्थव्यवस्थाओं में
जो महत्वपूर्ण है वो ये था कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तौर पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कृषिगत अर्थव्यवस्था, वो आत्मनिर्भर और एक दूसरे के साथ जो है सहयोग के साथ चलने वाली अर्थव्यवस्था थी। इस अर्थव्यवस्था में मुख्य तौर पे भूमि का जो मालिक था वो ना तो राजा होता था, ना ही किसान भूमि का मालिक होता था और ना ही जमींदार जो वो टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो राजा ही समस्त भूमि का देखभाल करने वाला एक व्यक्ति था और वही जो है भूमि से मालगुजारी प्राप्त करता था। मालगुजारी के साथ साथ फार्मर या जो किसान होता था वो मुख्य तौर पे अपनी भूमि का एक तरीके से मालिक भी होता था, या अगर हम देखने की या समझने की कोशिश करें तो वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था और भूमि की जितनी भी उपज थी उस उपज में के ही माध्यम से वो अपनी मालगुजारी राजा या अगर हम कहें जो शासक हुआ करते थे, स्थानीय शासक, उनको वो दिया करता था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भूमि के जो मालिकाना हक की बात है वो मालिकाना हक कभी भी किसी के पास अस्थायी तौर पे नहीं रहा था। अगर हम भारतीय कृषि व्यवस्था में देखें या भारतीय जो भूमि व्यवस्था है उसके पहले देखें, ये समय समय पे बदलता रहा था। शासक के नाम पे भूमि होती थी, लेकिन उस भूमि का वास्तविक मालिक ना तो कभी किसान हुआ, ना तो कभी कोई जमींदार हुआ और ना ही कभी शासक को रहा। शासक बदलते गए, भूमि पे खेती करने वाले बदलते गए और राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी भी बदलते चले गए। इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय भू व्यवस्था जो थी वो बहुत ही एक तरीके से आत्मनिर्भर व्यवस्था रही, जहाँ गांव या अगर हम कहें कि जो किसानों के समुदाय या समूह थे उस पे एक साथ एक तरीके से मिलजुल के खेती किया करते थे। इस स्थिति में मुगल काल में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ और मुगल काल से पूर्व अगर हम देखें जो किसान था वो अपनी कुल उपज का 1/6 हिस्सा वो मालगुजारी के तौर पे शासकों को दिया करता था। इस तरीके से अगर हम आगे मध्यकाल की व्यवस्था में देखें तो मध्यकाल में जो मालगुजारी की व्यवस्था थी वो मालगुजारी की व्यवस्था एक नगदी व्यवस्था के तौर पे स्थापित की गई और इस नगरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जागीरदारी व्यवस्था को उन्होंने लाया। जो जागीरदार थे वो अपने क्षेत्रों में उन भूमियों पे नियंत्रण रखते थे तथा किसानों से राजस्व वसूल करने के पश्चात वो शासकों को दिया करते थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो अंग्रेजी शासन से पूर्व की जो भू व्यवस्थाएं थी वो भू व्यवस्थाएं कभी भी किसानों के प्रतिकूल नहीं रही, या वो किसानों की उपज का इतना बड़ा हिस्सा अपने राजस्व में नहीं लेते थे जिससे कि किसानों को भूखों मरने के लिए मजबूर होना पड़े या कृषि की स्थिति खराब हो। समय समय पे अगर किसानों के पास पर्याप्त उपज न रहे या उस तरीके से वो मौसम जो किसी विशेष फसल का हुआ करता होगा, अगर वो सही से उत्पादन नहीं हुआ तो कई बार किसानों को मालगुजारी देने से छूट दे दी जाती थी, या कई बार जितनी उपज का उनको हिस्सा देना होता था वो मात्रा कम कर दी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं हमको दिखाई पड़ता है। यही कारण था कि दिन पे दिन जो भारत में किसानों की स्थिति थी अंग्रेजी काल में वो खराब होती गई और किसान ही सबसे बड़ा शोषण का माध्यम बनता चला गया। दूसरे तरफ अगर हम देखें, जब भारत में अंग्रेजी काल हमें दिखाई पड़ता है तो उस अंग्रेजी काल में जो जिस तरीके से अलग अलग जो मेथड या अगर हम कहें जो प्रविधियां अपनाई गई मालगुजारी प्राप्त करने की, वो प्रविधियां केवल और केवल लाभ पे स्थापित थी या लाभ के लिए ही काम कर रही थी, जिनका मुख्य काम यही था कि अधिक से अधिक किसानों से या भारतीय कृषि उत्पादकों से अधिक मालगुजारी प्राप्त किया जा सके और उन मालगुजारियों के माध्यम से खास तौर से किसानों से प्राप्त होने वाली आय को जो है सरकार के पास जमा करा दिया जा सके। उसमें बिल्कुल भी किसानों की परिस्थितियों या उनके उत्पादन के तरीकों या उनको किसी भी तरह के राहत की का काम नहीं दिया गया। यही कारण था, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया, कि जो उनकी स्थिति थी वो दिन पे दिन वो दयनीय होती चली गई। इन परिस्थितियों में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था 1786 ईस्वी में। और जो अव्यवस्था मौजूद थी उस समय बंगाल के शासन में, या वो अव्यवस्था जो ठीक तरीके से सुलझाई नहीं जा सकी थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ते चले गए थे, इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ही अगर हम देखें
तो भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भली भांति कई सारी चीजों के विषय में वो जानता था कि भारत की जो आय का मुख्य स्रोत है वो कृषि है, और कृषि की जो स्थिति है उस समय बहुत अच्छी नहीं है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें व्यक्तिगत तौर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के व्यक्तित्व को भी समझने की कोशिश करें तो वो इंग्लैंड के खुद ही एक जमींदार परिवार से था। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि एक जो व्यवस्था शुरू की गई थी कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश संसद के द्वारा कि भारत में कंपनी को शासन करने के लिए उसके प्रशासनिक दिशा निर्देश के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया था 1773 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस से ठीक 2 साल पहले पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लाया गया और उसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य संख्या घटा के 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल जो इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उनकी काउंसिल में जो 3 सदस्य थे, उन 3 सदस्यों से भी लॉर्ड कॉर्नवालिस इस भूमि व्यवस्था के संदर्भ में वो बात करेगा कि कैसे जो भूमि व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक किया जा सके, खासतौर से भारत के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि मैंने कहा कि कॉर्नवालिस ये भली भांति समझ रहा था या जान रहा था कि भारत यदि हमको अपना लाभ बढ़ाना है तो एक तो भारतीय कृषि व्यवस्था को ठीक करना होगा, और भारत में जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा है और ना ही बड़े पैमाने पे हमें किसी भी तरह का बचत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमें मालगुजारी या भू राजस्व व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी की स्थिति ठीक करनी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने साथियों से भी विचार विमर्श करता है, जिनमें अगर हम देखें तो ग्रांट है या सर जॉन शोर है। इन दोनों ही लोगों ने इन व्यवस्थाओं पे या कैसे मालगुजारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर भारत में ठीक की जाए या किस तरीके से उसको और बेहतर किया जा सके जिससे कंपनी को एक अस्थाई आय का स्रोत मिल सके, और साथ ही साथ किसानों और कंपनी के बीच एक इस तरह का संबंध स्थापित हो जाए जिससे कि वो लगातार कंपनी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके, और इस तरह की एक व्यवस्था को खड़ी किया जा सके जिस व्यवस्था पे कंपनी आगे सुचारू तरीके से अपनी जो मालगुजारी व्यवस्था है या जो अपने भू राजस्व व्यवस्था है उसको चला सके। तो इन परिस्थितियों में कॉर्नवालिस ने तमाम बात की और उसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की गई कि कैसे और किसको हम भू राजस्व व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं जिससे हमें ठीक तरीके से भू राजस्व या मालगुजारी कंपनी को प्राप्त होता रहे। उसमें किसानों की स्थितियों पे भी बात हुई। उसमें जो है किसानों से जो भूमि कर लिए जाने वाले थे उन स्थितियों पे भी बात हो रही थी। इसके अलावा 1770 ईस्वी तक जो कई सारे जो कंपनी के कर्मचारी थे, जिनमें अगर हम देखें एलेक्जेंडर डन डो और इसके अलावा हेनरी पॉन्ट्यूल, फिलिप फ्रांसिस और कई सारे और दूसरे जो यूरोपीय समीक्षक थे, उन समीक्षकों का मानना था कि भारत में एक तरीके से जो मालगुजारी व्यवस्था है, जो भू राजस्व व्यवस्था है, जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था है, उस बंदोबस्त व्यवस्था को अस्थायी कर देना चाहिए, यानी कि वो एक परमानेंट कंडीशन में काम कर सके, एक अस्थायी तौर पे अपनी व्यवस्था को काम कर सके। इस तरह की व्यवस्थाओं को किया जाना अति आवश्यक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इस तरह की व्यवस्था के लिए पूर्ण तरीके से सोच या विचार विमर्श कर रहा था, और वो कुछ कुछ इंग्लैंड के तर्ज पे, जो इंग्लैंड में जमींदारी व्यवस्था थी, मैंने कहा कि चूंकि वो वहाँ के जमींदार परिवार से संबंध रखता था तो वो भी उसी तरीके से इन चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 1793 ईस्वी में उसने इस तरह की एक भूमि व्यवस्था को भारत में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो बंगाल के क्षेत्र में वो लेके आया, जिसका नाम रखा गया परमानेंट लैंड सेटलमेंट या अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हम जो है इस्तेमरारी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ ही साथ अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ये व्यवस्था बंगाल के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए और बाद में उत्तरी मद्रास के कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया।
इसी व्यवस्था के तर्ज पे हम देखते हैं कि आगे जो है भारत में स्पेशली उत्तर भारत में जब हम देखते हैं तो वो अवध के कुछ क्षेत्रों में भी लागू की गई। तो इस व्यवस्था में मुख्य तौर पे कई सारे बिंदुओं पे विचार किए गए। खास तौर से अगर हम देखें तो उसमें से जो पहला बिंदु था वो ये बिंदु था कि जो जमींदार हैं उनके साथ इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जानी चाहिए। खास तौर से जमींदार और कृषकों के साथ किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो पहला बिंदु था वो इस पे रखा गया। दूसरा जो बिंदु जिस पे विचार किया गया वो ये था कि जो भूमि की उपज है उस भूमि की उपज में जो सरकार है उसका कितना भाग होगा, उस टोटल प्रोडक्शन में कितना हिस्सा जो है राजस्व के तौर पे सरकार के पास आना चाहिए। इसके साथ साथ जो तीसरा जो बिंदु रखा गया वो ये महत्वपूर्ण बिंदु था कि ये कुछ वर्षों के लिए होना चाहिए या इसको अस्थायी कर देना चाहिए। तो जब हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं तो उसमें से एक बिंदु जो इस व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाता है वो है अस्थायी या परमानेंट, जिसके ही नाम पे हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी अस्थायी भूमि बंदोबस्त। कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जो अस्थायी तौर पे काम कर सके, उसमें ऐसा नहीं हो कि वो समय समय पे फिर से सुधार लाने की जरूरत पड़े, या जैसा हमने वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में देखा या जो कालखंड में देखा कि वारेन हेस्टिंग्स ने 5 साल 1 साल की जो भू व्यवस्था थी उसको लाया और अधिकतम ठेके की भू व्यवस्था को खड़ा किया, और उसकी वजह से जो है कई सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और यही कारण था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस भूमि व्यवस्था को फिर से सुधारने की जरूरत पड़ी, जो कंपनी के लिए भू राजस्व का एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो बनने वाला था। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कॉर्नवालिस ने इसमें दो चीजों को, अगर हम कहें दो बिंदुओं को, वो ध्यान दिया। एक तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त और दूसरा जमींदार, कि जो जमींदार हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के तौर पे इस व्यवस्था में रखा गया और जमींदारों को ही इस व्यवस्था की मुख्य कड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। वास्तव में कंपनी ये भी चाहती थी कि वो भारत में अपने लिए इस तरह के स्वामी भक्त जमींदार भी पैदा करे जो कंपनी का साथ दें या उसके प्रशासन को भारत में लागू करने या उसको व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पे उभर के सामने आए। और यही कारण था कि इन व्यवस्थाओं के लिए कॉर्नवालिस ने जमींदारों को एक महत्वपूर्ण, अगर हम कहें तो तत्व के तौर पे माना, और इस व्यवस्था में जमींदारों को एक ऐसे कड़ी के रूप में रखा गया जिनका काम था किसानों से कर संग्रह करते हुए उनकी उनको कंपनी को राजस्व देना। इसलिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई वो बात रखी गई कि जो जमींदार हैं अब उनको केवल और केवल उस रूप में नहीं रहेंगे कि वो कंपनी के सहायक के तौर पे दिखें, बल्कि इस रूप में भी कि उनके पास अब रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार होगा वो अस्थायी तौर पे उनको दे दिया गया। अस्थायी तौर पे देने के साथ ही साथ जमींदारों को ये भी कहा गया कि जो भूमि है वो भूमि उनके पास अब अस्थायी तौर पे रहेगी, और इसके साथ ही साथ उन भूमि से जो राजस्व प्राप्त होगा, जो जमींदारियां हैं वो उनके पास अस्थायी होंगी। तो जमींदारियां उनके पास अस्थायी होगी, इसका मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों या जिन भू क्षेत्रों की जमींदारियां उनको मिलेगी वो उन भू क्षेत्रों के एक तरीके से मालिक बन जाएंगे। तो वो भू क्षेत्र पे वो क्या करेंगे कि जो जमींदारियां फिक्स कर दी गई कि जैसे उस भू क्षेत्र से इतना या इतने के बराबर जो मालगुजारी है वो कंपनी को वसूल करके या राजस्व संग्रहित करके वापस देना है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जमींदार एक तरीके से भूमि का मालिक हो गया और कर संग्राहक भी हो गया, लेकिन कंपनी जब चाहे तब उसको हटा सकती थी। उस परिस्थिति में यदि वह जमींदार सही समय पे अपनी जो है जो मालगुजारी है वो कंपनी के पास नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को एक तरीके से अस्थायी व्यवस्था के तौर पे जाना गया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में
शुरू की गई, जिसमें अगर हमने देखें तो जमींदार जो है वो अस्थायी तौर पे भूमि का स्वामी मान लिया गया इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग, जिस व्यवस्था को हम परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे जानते हैं। उसमें जमींदार को भूमि व्यवस्था का एक अस्थायी स्वामी के तौर पे मान लिया गया, और इसके साथ ही जमींदार को एक ऐसी राशि का भुगतान करना पड़ेगा जो राशि कम सरकार द्वारा तय की जाएगी। जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि जमींदार एक तो भूमि का मालिक हो गया, जिस क्षेत्रों में उसको जमींदारी दी गई वो जमींदारी अस्थायी रहेगी, और उन क्षेत्रों पर एक निश्चित शुल्क या अगर हम कहें जो मालगुजारी है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो जमींदार वो मालगुजारी सरकार को प्राप्त करके क्या करेगा, देगा। उसका काम यही होगा। बदले में जो है वो अपनी सेवा के बदले, एक तो जमींदारी उसके पास है और दूसरा क्या है कि वो अपनी सेवा के बदले उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। ये भी तय कर दिया गया। क्या तय कर दिया गया, कितना और किस प्रकार से? जो किसानों की कुल मौजूदा भुगतान की राशि होगी वो होगी 10/11, यानी 10/11 की दर से जोड़ी गई जो राशि होगी वो जमींदार कलेक्ट करेगा, और उसके 11वें हिस्से को जमींदार अपने द्वारा भुगतान करने के बाद वो छोड़ लेगा या अपने पास वो बचा रह जाएगा। यानी 10/11 हिस्सा वो देगा और बाकी का हिस्सा वो अपने पास रखेगा। और या अगर हम इसको इस रूप में भी समझने की कोशिश करें तो भूमि की लागत का 8/9 हिस्सा, जो भूमि पे जो लगान है उस लगान का 8/9 हिस्सा वो क्या करेगा, कंपनी को देगा एज अ माल गुजारी, एज अ लैंड रेवेन्यू, और बाकी का जो बचा हुआ 1/9 हिस्सा है वो अपने पास रखेगा अपनी सेवा के बदले, यानी कि एज एज अ सर्विस। जो भी उसका बचा हुआ हिस्सा है वो उसके पास रहेगा। एक बार इसको हम फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। जो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो शुरू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लाया गया? 1793 ईस्वी में। यह एक तरीके से अस्थायी तौर पे लाया गया समाधान था भू राजस्व या मालगुजारी के लिए, और इसीलिए इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। इसमें मुख्य तौर पे जमींदारों की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि जो जमींदार थे जिसका काम था भू राजस्व वसूल करना, अब उनको उनकी जमींदारियों पे अस्थायी मान लिया गया, यानी कि जमींदार उस पर्टिकुलर जमींदारी का अस्थायी तौर पे मालिकाना हक उसके पास रहेगा या वो ओनर होगा। और इसके साथ ही साथ वो क्या काम करेगा, उन जमींदारियों से प्राप्त होने वाले राजस्व जो सरकार जितना तय करेगी उसको वो उतना सरकार को देगा। ये राशि कितनी होगी? ये राशि उसकी कुल उपज का 10/11 उसके राजस्व का हिस्सा सरकार को देगा, और उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखेगा अपनी सर्विस का। अर्थात अगर हम दूसरे तौर पे भी समझने की कोशिश करें तो टोटल जो मालगुजारी होगी उसका 8/9 हिस्सा वो कंपनी को देगा और 1/9 हिस्सा वो उसके पास रहेगा। तो ये एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत जो है भारत में बड़े पैमाने पे खास तौर से उत्तर भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इस तरह अगर हम देखें तो कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से उत्तर भारत में अंग्रेजी शासन और भू व्यवस्था का एक अस्थाई समाधान करने की कोशिश की, और इसी व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई भूमि बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अब इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस व्यवस्था में एक बार जो सरकार ने भू राजस्व निर्धारित कर दिया है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितना भी चाहे जो अगर आप इसके कुछ डिमेरिट को देखने की कोशिश करें तो उसमें बड़ा जो डिमेरिट है वो ये दिखाई देगा कि जो जमींदार हैं वो चाहे जितनी भी मात्रा में चाहे तो राजस्व वो वसूलें, लेकिन उनको एक निश्चित ही जो अमाउंट या कहें कि राजस्व का जो निर्धारण सरकार द्वारा किया गया था उतना ही उसको देना होगा, बाकी का हिस्सा उसके पास रह जाएगा। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि 100 रुपया कहीं जमींदार ने रेवेन्यू वसूला कहीं भी किसी क्षेत्र से, और सरकार ने पहले ही निर्धारित किया है कि उस जमींदारी व्यवस्था में जो भी एस्टिमेटेड कास्ट है या अनुमानित जो भू राजस्व या मालगुजारी सरकार को प्राप्त होनी थी वो 10 रुपया थी, लेकिन वास्तव में उसको वसूलना था कितना?
मान लीजिए कि उस 10-20 रुपया वो वसूला, जिसमें से 15 जो है वो दिया सरकार को और 5 रुपया उसके पास होना चाहिए। लेकिन वो कितना वसूलेगा? जितना चाहे उतना, क्योंकि सरकार ने तो एक अमाउंट जो है वो फिक्स कर लिया है और उस अमाउंट को ही वो उसको देना है सरकार को एज मालगुजारी। लेकिन उस मालगुजारी के अतिरिक्त जितनी भी चीजें होंगी वो सब के सब जमींदारों के द्वारा या वो अपने पास रख ली जाएंगी, और उसका अधिकतम जो भार है वो कौन वहन करेगा? उसका अधिकतम भार किसान वहन करेगा। तो अगर हम देखें, जैसे अगर इसको अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो एक बड़े इतिहासकार हुए जिनकी किताब का नाम है इंडिया टुडे। हिंदी में भी वो पुस्तक का अनुवाद किया गया है आज के भारत के नाम से, जो आजादी से पूर्व ही पब्लिश थी। बाद में अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगाया, स्वतंत्रता के बाद वो फिर पब्लिश्ड हुई। तो वो लिखे हैं रजनी पाम दत्त। उनकी किताब में इन व्यवस्थाओं का बहुत ही सही तरीके से वर्णन किया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से आंकड़ों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कितना कितना जो राजस्व है वो सरकार वसूल रही थी, कितना जमींदारों के पास रह जा रहा था और कैसे किसान उससे जो है शोषित हो रहे थे। क्योंकि भारत में एक तरीके से जो जमींदार थे वो हर एक समय में रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस तरह की जमींदारी व्यवस्था से ऐसे जमींदारों को एक तरीके से नियत कर दिया और जमींदारियां उनकी नियत कर दी, जिससे कि वो बहुत बड़े भू मालिक तो बन गए और दूसरे तरफ जिस तरीके से उन्होंने शोषण करना शुरू किया किसानों का, वो बहुत ही एक एक तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय कृषि और किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं न रह गई। कंपनी के हर एक समय में अगर आप देखें तो शुरुआती दौर में जो कंपनी को इसके माध्यम से जो पैसा आया वो 30 लाख पाउंड के तौर पे वो प्रति वर्ष वो प्राप्त कर रही थी, लेकिन उसमें फार्मर्स को किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो कई जगहों पे इस तरह से भी यह जमींदारी व्यवस्था काम कर रही थी, जिसमें जमींदार को कृषि के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, खेती के बारे में जानकारी किसानों को है और किसान फसल उत्पादन कर रहा है और उसको एक निश्चित जो मालगुजारी है वो जमींदार को देना है। और कई बार तो जमींदार जो है उन क्षेत्रों का भ्रमण भी नहीं कर रहा है, वो अपने घर पे बैठा है और उसके पास बहुत बड़ी जमींदारी है और वो अपने गुमास्तों और इसके अलावा और जो दूसरे जो उसके सहयोगी हैं उन सहयोगियों के द्वारा जो है वो क्या कर रहा है कि जमींदारियां मालगुजारियां वसूल रहा है और वो बीच में कई सारे लोग आ जा रहे हैं। तो जमींदार, किसान और सरकार मुख्य तौर पे होना क्या चाहिए थे? सरकार, उसके बाद जमींदार और अंत में किसान। इनके बीच का जो पुल है वो कौन होगा? जमींदार, जो क्या करेगा कि मालगुजारी लेके सरकार को देगा। लेकिन जो जमींदार और किसान के बीच का जो संबंध है वो संबंध कई बार बिचौलियों के द्वारा निर्धारित होना शुरू हुआ। तो कई बार भारी संख्या में ऐसे जो बिचौलिए थे, उन बिचौलियों की वजह से किसान मालगुजारी की बढ़ती दरों के चलते बार बार उसकी स्थिति खराब होती गई और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? जमींदारों का। कई बार जो है इस तरह से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो जमींदारियां थीं वो कई बार अस्थायी भी नहीं रह पाई, क्योंकि अगर सही समय पे वो लोग किसान या अगर हम कहें जमींदार अपने रेवेन्यू या अगर हम मालगुजारी चुका नहीं पाते थे तो उनकी जगह उनकी जमीनें ले ली जाती थी और दूसरों को वो दे दी जाती थी, जिससे कि वो सही से दे पाए। लेकिन इस व्यवस्था में अगर हम अंततः देखें, सबसे ज्यादा जिसका शोषण हो रहा था वो कौन था? वो किसान था जो सबसे ज्यादा शोषित हुआ। तो ये व्यवस्था जो लाई गई थी किसानों की समस्या के समाधान के लिए, वो किसानों की जगह में वरदान की जगह अभिशाप भी साबित हुई। उसी तरह की व्यवस्था जो इसी का एक तरीके से विस्तारित रूप है वो तालुकेदारी व्यवस्था है। तालुकेदार वास्तव में मुगल काल से ही चले आ रही एक तरीके की जमींदार थे जो उन क्षेत्रों में नवाबों को या अगर हम कहें कि बादशाहों को अपने यहाँ से वो मालगुजारी वसूल करके उनको देते थे और बदले में उनकी सेवाओं के चलते उनको वो जमींदारियां या अगर हम कहें तालुकेदारियां वो मिली हुई थी। और ये क्षेत्र मुख्य तौर पे ज्यादातर अगर हमें जो दिखाई पड़ता है वो अवध का क्षेत्र है,
जिसमें भारी संख्या में इस तरह की जो तालुकेदारी है वो दिखाई पड़ती थी, और ये सरकार के साथ एक तरीके से मिलके काम करते थे। यही काम जो है इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, और उनके साथ जो एग्रीमेंट था जैसे जमींदारों के साथ, उसी तरीके से किया गया। और ये व्यवस्था जो है तालुकेदारी व्यवस्था के तौर पे काम की। जो अपने तालुके में वो लोग क्या करते थे कि जो किसान हैं उनसे कर संग्रह करते थे, और इसके साथ ही साथ वो किसानों से लेते हुए वो कंपनी को देते थे, और ये कंपनी के मालगुजारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे दिख गए। तो तालुकेदार भी वास्तव में जमींदार ही होते थे, लेकिन ये जो है अगर हम देखें अवध के क्षेत्र में जो है उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए यहाँ जमींदारों की जगह तालुकेदार से वो व्यवस्था जो है स्थापित की गई, और उनको भी उसी तरीके से जिम्मेदार बनाया गया अपने यहाँ व्यवस्थाओं में कर संग्रह करने का, और साथ ही साथ किसानों से कर लेके कंपनी को देने का। यहाँ भी किसी भी तरीके से अगर हम देखें किसानों के साथ कोई न्याय ना हो सका, बल्कि किसानों की स्थिति दिन पे दिन गिरती चली गई। और ये कुल जो क्षेत्र था कंपनी के शासन का, अगर हम इस रूप में देखें तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो टोटल कंपनी के भूभाग के 19% भाग पे दिखाई पड़ता है। बाकी के अलग अलग और सेटलमेंट्स हमको भारत के अलग अलग हिस्से में दिखाई देंगे। अगले व्याख्यानों में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।